2 मार्च साल 1981 की बात है। PIA की फ्लाइट PK 326 कराची से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट पेशावर जा रही थी और आमतौर पर कराची से पेशावर जाने में 2.5 घंटे का टाइम लगता है, मगर इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान हैं कि पेशावर की ये दूरी अब इनके लिए बहुत दूर होने वाली है। इस फ्लाइट को 3 लोगों की जानिब से हाईजैक कर लिया जाता है। ये हाईजैकर्स इन लोगों को आज़ाद करने के लिए गवर्नमेंट से कोई पैसे की डिमांड नहीं करते, बल्कि कुछ सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं और कुछ और बड़ी डिमांड्स जैसे किसी और कंट्री में सेफ पासेज और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज, ताकि ये हाईजैकर्स ज़ियाउल हक की मिलिट्री गवर्नमेंट को इलीगल या डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर सकें। मगर ऐसा ये लोग क्यों चाहते थे? और अगले 13 दिन तक पूरा पाकिस्तान दिल थाम कर इस ट्रेजिक इवेंट को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखता रहा। एक ऐसी प्लेन हाईजैकिंग जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे लंबी हाईजैकिंग बन जाती है। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को गहराई में। इस सब की शुरुआत का दिन था 5 जुलाई साल 1977, जब पाकिस्तान में दोबारा से आर्मी ने पूरी कंट्री के सिस्टम को टेक ओवर करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट दिया और मार्शल लॉ के तहत जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आ जाती है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो चूँकि आम आवाम के दरमियान काफ़ी फेमस थे, इसीलिए उनके खौफ में ज़ियाउल हक की मिलिट्री गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कत्ल का मुकदमा चलाया गया और 2 साल बाद 4 अप्रैल साल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, जिसकी वजह से अवाम का एक हिस्सा बहुत गुस्से में था और भुट्टो के सपोर्टर्स के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, इंतकाम। इस गुस्से ने जन्म दिया एक नई तंजीम को, अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन यानी AZO। इसका फाउंडर जुल्फिकार अली भुट्टो का अपना ही बेटा मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि ज़ियाउल हक की मिलिट्री गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए, जिसके चलते इन्होंने एक मंसूबा बनाया कि ये PIA की एक फ़्लाइट को हाईजैक करेंगे ताकि अपने इस प्लान को कामयाब बना सकें। दोस्तों, इस तंजीम को इन दोनों भाइयों ने पाकिस्तान से जलावतन होने के बाद अफ़गानिस्तान जाकर बनाया था ताकि अपने बाप के कत्ल का बदला ले सकें। दोस्तों, इस सब सिचुएशन को देखते हुए ज़िया गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त एक्शंस लिए, क्योंकि भुट्टो के मरने के बाद अवाम बहुत गुस्से में थी। लोगों को खुलेआम सजाएं दी जाती, कोड़े मारे जाते और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। पूरे मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब थे और दूसरी तरफ अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन के बानी मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो अपने PIA हाईजैकिंग प्लान के लिए कुछ लोगों की तलाश में थे और उनको वो लोग मिल भी गए, जो कि इन दोनों भाइयों की तरह ही ज़िया गवर्नमेंट से जान बचाकर अफ़गानिस्तान आए थे। जब उन लोगों ने इन दोनों भाइयों का ये PIA हाईजैकिंग प्लान सुना तो वो इसके लिए रेडी हो गए और तैयारियाँ शुरू कर दी। फिर 2 साल बाद वो दिन आता है जब PIA की फ़्लाइट PK 326 कराची से पेशावर की तरफ उड़ान भरती है। इस फ्लाइट के लिए बोइंग 720 एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जा रहा था, जिसमें टोटल में 141 लोग बैठे थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। जैसे ही ये जहाज़ अपनी डेस्टिनेशन यानी पेशावर के आसपास पहुंचता है तो पैसेंजर्स में से अचानक 3 लोग उठकर वेपन्स निकालते हैं और कॉकपिट में जाकर कैप्टन तारिक महमूद से कहते हैं, ये फ्लाइट अब हमारे कब्जे में है और इसको जल्द से जल्द सीरिया की तरफ डाइवर्ट कर दो। ये प्लेन हाईजैक हो गया है, हाँ ऊपर। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि एक 2.5 घंटे की डोमेस्टिक फ्लाइट को सीधा सीरिया में जाकर लैंड करें? ये कहना था कैप्टन तारिक महमूद का इन हाईजैकर से। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो फिर इस बोइंग 720 एयरक्राफ्ट को काबुल में ही लैंड कर दो। देन कैप्टन ने भी बगैर किसी रेजिस्टेंस के ऐसा ही किया और कुछ घंटों बाद इस जहाज़ को अफ़गानिस्तान के शहर काबुल के एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करवा दिया गया। एयरपोर्ट पर अफ़गान कम्युनिस्ट रजीम ने हाईजैकर्स की हर तरह से मदद की, क्योंकि उनको उस वक्त सोवियत यूनियन बैक करता था, जो कि USA और जनरल ज़ियाउल हक के शदीद खिलाफ था, और वही इन हाईजैकर्स का भी टारगेट था। दोस्तों, वैसे तो इस हाईजैकिंग का हिस्सा बहुत से लोग थे, मगर जो इस जहाज़ के अंदर मौजूद थे उनमें शामिल था सलामुल्लाह टीपू, जो कि इस हाईजैकिंग का लीडर था। उसको ये लोग आलमगीर के कोड नेम से बुला रहे थे। देन नासिर जमाल, जिसको ये लोग सिराज कह रहे थे, और अरशाद अली खान तेगी, जिसका कोड नेम था खालिद। काबुल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इन हाईजैकर्स ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आगे अपनी डिमांड्स रखी। नंबर 1 कि 92 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, मगर बाद में ये लोग 54 सियासी कैदियों की रिहाई पर मान जाते हैं।
नंबर 2, इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ किया जाए कि वो इनका मैसेज सुन सकें। तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि इन हाईजैकर्स को सीरिया या लिबिया में सेफ पासेज दिया जाए। दोस्तों, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनकी रिहाई का ये हाईजैकर्स मुतालबा करते हैं, ये वही लोग थे जो कि जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ प्रोटेस्ट या रेजिस्टेंस में पकड़े गए थे। इन हाईजैकर्स का कहना था कि हम इनकी रिहाई इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जुल्म का शिकार हैं। पाकिस्तान ने पहले तो इनकी ये डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया, मगर इन हाईजैकर्स ने कहा कि अगर तो इनकी ये शराइत ना मानी गई तो ये लोग इस फ्लैट में बैठे मुसाफिरों को मौत की नींद सुला देंगे। 2 दिन बाद काबुल एयरपोर्ट पर ये हाईजैकर्स किसी तरह रहम खा कर वहाँ पर 29 लोगों को रिहा कर देते हैं, जिनमें कुछ बच्चे, औरतें और मरीज शामिल थे। और अगले दिन 5 मार्च को एक और मरीज को रिहा किया जाता है। मगर इससे भी अगले दिन 6 मार्च को एक बहुत दर्दनाक हादसा पेश आता है। मेजर तारिक रहीम को टीपू ने मुर्तज़ा भुट्टो के कहने पर कत्ल कर दिया, जिसको ये लोग ज़ियाउल हक के एक करीबी साथी जनरल रहीम का बेटा मान रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो मुर्तज़ा के बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एडीसी रह चुके थे, यानी मिलिट्री सेक्रेटरी, जिन्होंने एक दफ़ा अपनी जान खतरे में डालकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बम धमाके में जान बचाई थी। मगर तारिक रहीम को क्या मालूम था कि उनको ये जान बचाना अपनी जान देने के बराबर भुगतना पड़ेगा। उनको टीपू ने 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और लाश को काबुल एयरपोर्ट पर ही फेंक दिया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मुर्तज़ा भुट्टो अचानक इस कहानी में आया कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिला वतन होने के बाद भुट्टो के बेटे अफगानिस्तान में ही ऑपरेट कर रहे थे, तो जब उनको पता लगा कि हाईजैक होने वाला PIA का जहाज़ अफगानिस्तान में मौजूद है, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका प्लान था कि इस जहाज़ को काबुल में ना लैंड करवाया जाए ताकि उनके अफगान कनेक्शंस सीक्रेट रहें। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था और ये जहाज़ अफगानिस्तान में ही मौजूद था और मुर्तज़ा भुट्टो भी वहीं उसके पास। उसने टीपू से जब इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि जहाज़ में इतना फ्यूल ही नहीं था कि हम इसको काबुल से आगे ले जा सकें। दैट्स वाई हमें इसको यहीं लैंड करवाना पड़ा। और अगले दिन 7 मार्च को ये हाईजैकर्स 2 और पाकिस्तानी बीमार मर्द आज़ाद कर देते हैं। साथ ही 2 एयर होस्टेसेस को भी ऑफर की जाती है कि इस जहाज़ को छोड़ दो, मगर वो इनकार कर देती हैं। अब इस प्लेन को हाईजैक हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी इन हाईजैकर्स की कोई डिमांड नहीं पूरी की थी, जिसके चलते अफगानिस्तान और अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर बढ़ने लगा था। तो इस जहाज़ को 8 मार्च के दिन सीरिया की तरफ रवाना कर दिया गया, जो कि इसकी असली डेस्टिनेशन थी। और यहीं पर एक बंदा मोहम्मद अल खूली, जो कि शामी इंटेलिजेंस का एक सरबराह था, वो इस जहाज़ का दमिश्क में मुंतज़र था। जैसे ही ये फ़्लाइट दमिश्क पहुंची तो खूली ने टीपू को मशवरा दिया कि पाकिस्तानियों को मारने की धमकियों से गवर्नमेंट कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम्हें इनको अमेरिकन पैसेंजर्स के ज़रिए प्रेशराइज करना होगा। तो खूली ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। उसने कहा कि अगर तो दिए गए टाइम पर मेरी डिमांड्स ना फुलफिल की गई तो मैं इस जहाज़ में बैठे अमेरिकन पैसेंजर्स को एक एक करके मार डालूंगा, जो कि CIA के एजेंट्स हैं। ये सुनते ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने का फैसला कर लिया। मगर यहाँ पर भी एक आखिरी नाकाम कोशिश ज़रूर की गई। वो इस तरह कि पाकिस्तान ने टीपू के वालिद और एक और हाईजैकर नासिर के भाई को सीरिया भेजा कि वो जाकर इनको समझाएंगे ये सब छोड़ दो और लोगों को आज़ाद कर दो। मगर टीपू ने अपने वालिद से कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं, और नासिर ने तो अपने भाई से मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। दैट्स हाउ कि पाकिस्तान की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। और फाइनली डेडलाइन से सिर्फ 20 मिनट पहले ज़ियाउल हक ने हाईजैकर्स की डिमांड्स मान ली और उन सियासी कैदियों को रिहा करके सीरिया पहुंचा दिया गया। इस तरह खात्मा हुआ अपने वक्त की इस सबसे बड़ी हाईजैकिंग का और पैसेंजर्स 13 दिन बाद आज़ाद हो गए, जिनको पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उम्रा करवाया और 18 मार्च को वो वतन वापस आए, जहां जनरल ज़ियाउल हक ने उनका इस्तकबाल किया और हाईजैक होने वाले इस बोइंग 720 तैयारे को पाकिस्तान आते ही रिटायर कर दिया गया। पहले तो इसे कराची के एक अम्यूजमेंट पार्क में रखा गया, देन बाद में स्क्रैप के लिए बेच दिया। अब इस पॉइंट पर आप लोगों के जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हाईजैकर्स का क्या हुआ। सलाम अल्लाह टीपू, जो कि इस हाईजैकिंग का लीडर था, उसको भी 1984 में मुर्तज़ा भुट्टो ने मरवा दिया और बाकी 2 हाईजैकर्स नासिर और अरशाद अली खान तेगी को पहले तो लीबिया भेज दिया गया, जहां वो अरेस्ट हो गए, लेकिन छूटने के बाद वो आज भी यूरोप में कहीं छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे हादसे के दौरान एक काफ़ी काबिल तारीफ वाक़या भी पेश आया।
جس میں صرف ایک 2 ماہ پرانی ایئر ہوسٹس نائلہ نذیر کو ہائی جیکنگ کے دوران طیارہ چھوڑنے کی آفر کرائی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور پیسنجرز کے ساتھ رہنے کو پرائیورٹی دی، جس کے چلتے 1985 میں ان کو فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن ہیروز ایوارڈ بھی دیا گیا۔ فرینڈز، ویژولی اس ہائی جیکنگ کو مرتضی اور شاہ نواز بھٹو نے ہی کروایا تھا، لیکن اس کا فائدہ انہی کے خلاف ضیاء الحق نے بھی اٹھایا تھا اور بتایا کہ یہ لوگ اپنے مقاصد کی حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لیکن بالآخر یہاں پر جیت ہائی جیکرز کی ہی ہوئی تھی، جہاں ایک طرف پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائی جیکنگ ملٹری گورنمنٹ کا اپنا ہی ایک ڈرامہ تھا اور دوسری طرف آرمی کا ایک اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس ساری کہانی کو سم اپ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سیاست ایک بہت خونی کھیل ہے اور اس میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پورے واقعہ کو سننے کے بعد ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ وہ مرتضی بھٹو جو اپنے باپ کو پھانسی پر لٹکنے سے نہ بچا سکا، اس نے کیسے اتنی بڑی ہائی جیکنگ کو انجام دیا اور کیسے اس دور میں PIA کی ایک فلائٹ کے اندر اتنا اسلحہ پہنچا اور کیسے یہ ہائی جیکنگ اتنی لمبی چلی، مرتضی بھٹو کے پاس یہ طاقت کیسی آئی اور کیوں صاحب اقتدار اس وقت ان لوگوں کو ایئرپورٹ سے خود اپنے پیروں پر چل کر لینے گئے تھے۔ اتنے اسٹرانگ ڈکٹیٹر کا پورے کنٹری پر ہولڈ ہونے کے باوجود بھی ایسا واقعہ کیسے پیش آ گیا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ بھٹو فیملی کی اس خاتون کا کہنا ہے کہ یہ ہائی جیکنگ مرتضی اور شاہ نواز بھٹو نے نہیں کروائی تھی بلکہ گورنمنٹ نے خود ہی کروائی تھی، لیکن اصل کہانی کیا ہے وہ ابھی تک کوئی بھی نہیں صحیح طرح جانتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مجھے فالو کرنا مت بھولنا۔ اگر تو آپ کو ایک اور ایسی ہی کہانی سننی ہے جس کا نام کولا وار ہے تو وہ ویڈیو سامنے آنے والی ہے، اس کو ضرور دیکھنا اور میں آپ کو وہیں ملوں گا۔